दोस्तों अभी तक गौतम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और पावर सेक्टर में काम कर रहे थे और मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में। लेकिन अब दोनों बिजनेस टाइकून एक ऐसे सेक्टर में उतरने जा रहे हैं जहां ये लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। दोनों ही टाइकून्स की बिजनेस हिस्ट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। ये जिस सेक्टर में भी आते हैं वहाँ के बादशाह बन जाते हैं। लेकिन क्या इस बार कोई एक इस गेम में हारने वाला है? इस सवाल का जवाब तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये तो जान लो आखिर ये लोग लड़ किस चीज के लिए रहे हैं। दोस्तों इंडिया अभी 7% की एनुअल ग्रोथ रेट से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस ग्रोथ के साथ डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एयर कंडीशनिंग, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और अर्बनाइजेशन, इन सभी चीजों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सच तो ये है कि इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास इनफ इलेक्ट्रिसिटी ही अवेलेबल नहीं है। एक एस्टिमेट्स के हिसाब से हमें 2030 तक 446 गीगावाट और 2035 तक 500 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 270 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी की बिजली हम लाएंगे कहां से? क्योंकि कोयला तो हमारे पास लिमिटेड है जिससे कि बिजली बनता है और ज्यादा कोयला यूज करने से पोल्यूशन भी भयानक होगा। तो हमें कुछ ऐसा उपाय निकालना पड़ेगा जिससे पोल्यूशन भी कम हो जाए और हमारी बिजली की जरूरत भी पूरी हो जाए। और इसका उपाय निकला ग्रीन एनर्जी, यानी सोलर, विंड, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे पोल्यूशन भी बहुत कम होगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी नीड भी पूरी हो जाएगी। तो क्या इसका मतलब हमने सॉल्यूशन निकाल लिया? क्या अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? इसका मतलब स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई? जी नहीं, प्रॉब्लम तो अभी शुरू ही हुआ है। दोस्तों अभी हमारे देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड है। पावर ग्रिड और बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है जितना इसे होना चाहिए। बैटरी बनाने के लिए जो लिथियम की जरूरत है वो भी 85% चाइना के पास है। लिथियम हमारे देश में भी है लेकिन उतना नहीं है जिससे कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। इंडिया की रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया के दो बड़े बिजनेसमैन अब इस गेम में उतरने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जितना आसान ये सुनने में लग रहा है ये उतना भी आसान नहीं होगा। इंडिया को 2035 तक 500 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करना है, यानी अगले 10 सालों में आज की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में डबल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना होगा। ये मिशन इतना डिफिकल्ट है कि कई लोग तो इसे इम्पॉसिबल भी मानते हैं। लेकिन आखिर 500 गीगावाट तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? हमारे पास पैसा है, जगह जमीन है, इतने दिग्गज बिजनेसमैन हैं, फिर इस गोल को पूरा करना इतना मुश्किल क्यों है? चलो अब इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2030 तक इंडिया 500 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ नॉन फोसिल सोर्सेज से जनरेट करेगा। फोसिल फ्यूल के बारे में आप सब जानते हैं, कोयला या कोई भी ऐसा फ्यूल जिसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बर्न करना पड़ता है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है और कोयला जैसे रिसोर्सेज दुनिया से धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसी वजह से इंडिया का प्लान है वो नॉन फोसिल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करे, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर। अच्छी बात यह है कि इंडिया अब तक अपनी लगभग 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फोसिल सोर्सेज पर शिफ्ट कर चुका है। ये टारगेट हमने डेडलाइन से पहले ही अचीव कर लिया, मतलब लगभग 5 साल पहले ही। लेकिन इस माइलस्टोन को मेंटेन करने के लिए हमें हर साल करीब 40 गीगावाट का नया सोलर पावर ऐड करना पड़ेगा। ये चैलेंज काफी बड़ा है और इसके लिए स्केल, स्पीड और एग्जीक्यूशन तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। आने वाले टाइम में इंडिया की लगभग 30% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सिर्फ 2 बिजनेस टाइकून्स पूरा करने वाले हैं। इस मिशन के लिए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने जगह चुनी है गुजरात। गुजरात के कच्छ में अडानी और जामनगर में अंबानी अपना रिन्यूएबल एनर्जी का काम शुरू करने जा रहे हैं। अब एक एक करके समझते हैं कौन क्या कर रहा है और क्या ये लोग अपने वादों को वाकई में पूरा कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं गौतम अडानी के मास्टर प्लान से। दोस्तों गौतम अडानी अभी तक जो भी बिजनेस करते हैं वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी, रेल, रोड्स, सीमेंट और थर्मल पावर प्लांट्स। आपको जानकर हैरानी होगी गौतम अडानी को गुजरात के कच्छ रीजन में सिर्फ सोलर और विंड प्लांट्स के लिए पेरिस से लगभग 5 गुना बड़ी जमीन अलोकेट हुई है। सोचिए एक पूरे शहर के एरिया से भी 5 गुना ज्यादा बड़ी जमीन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप सोचो वहाँ क्या होने लग रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के खावड़ा रीजन में 30 गीगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप कर रहा है। प्लान ये है कि 2030 तक इस प्रोजेक्ट को लगभग 50 वोट तक अपस्केल किया जाए। ये अपने तरह का दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट होने वाला है जब ये पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन गुजरात ही क्यों? दोस्तों गुजरात में सनलाइट बहुत ज्यादा मिलती है, इसी वजह से ये रीजन सोलर और विंड प्लांट के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट माना जाता है। ऊपर से इस एरिया की ज्यादातर जमीन बंजर है और दूर दूर तक पॉपुलेशन भी नहीं है, इसलिए सरकार के लिए
इसीलिए अडानी को ये जमीन देना काफी आसान पड़ा। सुबह के टाइम ब्राइट लाइट की वजह से सोलर पावर मैक्सिमम इफिशियंसी पर काम करेगा और अर्ली मॉर्निंग, शाम और रात के समय यहाँ हवा काफी तेज चलती है। उस समय विंड से एनर्जी बनाई जाएगी। इसका मतलब हुआ वहाँ 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन बिजली बन रहा होगा। इसीलिए इसको हाइब्रिड मॉडल कहा गया है, यानी दिन और रात दोनों समय लगातार बिजली बन रही होगी। गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही रिन्यूएबल एनर्जी को काफी स्ट्रॉन्ग पुश दे रहे हैं। इसी डायरेक्शन में पावर मिनिस्ट्री ने 14 गीगावाट आवर तक के बैटरी स्टोरेज का प्लान भी प्रपोज किया है, ताकि हम सिर्फ बिजली जनरेट ही ना करें बल्कि उसको स्टोर भी कर पाए। दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी, जितनी भी बिजली हम अभी बना रहे हैं वो लगातार हम यूज भी कर रहे हैं। यानी अगर हमारे पास अचानक से कोयला खत्म ही हो जाए या कई दिनों तक धूप ही ना निकले तो हमारे पास कोई भी जमा की हुई बिजली नहीं है, और अगर है भी तो बहुत लिमिटेड है। इसीलिए सिर्फ बिजली बनाने से नहीं होगा, उसको स्टोर करने के लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। अडानी अभी बिजली बनाता है और ट्रांसमिशन लाइन से पूरे देश तक बिजली पहुंचाने का काम भी करता है। ये ट्रांसमिशन लाइन भी उनकी ही है। अब धीरे धीरे अडानी बची हुई बिजली को स्टोर करने का भी काम शुरू कर रहा है। अडानी ग्रुप ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS सेक्टर में एंट्री लिया है। जब सोलर और विंड से एक्स्ट्रा बिजली बनेगी तो उसे बैटरी में स्टोर किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बैटरी से ही बिजली को ग्रिड तक लाया जाएगा और आपके घर और कारखानों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। अडानी अभी अपना ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बढ़ाने लग रहा है। आज की डेट में पूरे इंडिया में अडानी का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पोर्टफोलियो लगभग 16 गीगावाट आवर तक हो चुका है। चलिए अब देखते हैं अंबानी का मास्टर प्लान क्या है। रिलायंस कैसे गौतम अडानी को टक्कर देने के लिए प्लान बना रहा है। दोस्तों, रिलायंस अडानी की तरह बिजली बनाकर उसको घर घर तक पहुंचाने का काम नहीं करती। मुकेश अंबानी अगले 30 से 40 सालों की एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं बल्कि फ्यूचर एनर्जी सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं। रिलायंस का कहना है इंडिया को सिर्फ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि ग्रीन फ्यूल और ग्रीन टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इसका मतलब आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब मैं आपको ग्रीन फ्यूल के बारे में बता रहा हूँ। अंबानी का फोकस है सोलर पैनल, विंड कंपोनेंट्स, फ्यूल सेल्स और बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स, सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना, ताकि हमें चाइना पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। मुकेश अंबानी गुजरात के जामनगर को फ्यूचर एनर्जी कैपिटल बना रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने जामनगर में एक मेगा प्लान बनाया है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी चल रही है। जामनगर में एक ही जगह पर 4 से 5 अलग अलग गीगा फैक्ट्री बन रही है। यहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करेंगे, स्टोर भी करेंगे और उसे ग्रीन फ्यूल में कन्वर्ट करके बेचेंगे भी। दोस्तों, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, जो है ये ट्रांसमिशन लाइन। इसी के जरिए बिजली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। लेकिन अगर बिजली को बहुत दूर तक ले जाना हो या दूसरे देश में बेचना हो तो उस वक्त हम क्या करेंगे। इसी जगह पर काम आता है ग्रीन फ्यूल यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन। इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझना होगा। रिलायंस पहले सोलर या विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। उसके बाद इस बिजली को एक स्पेशल मशीन में डाला जाएगा जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। ये मशीन पानी के मॉलिक्यूल्स H2O के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, जिससे बिजली के फ्लो से पानी के मॉलिक्यूल्स 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। एक होता है हाइड्रोजन H2 और दूसरा है ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन को हवा में रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद बचता है H2 और इसी H2 को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि यही H2 ग्रीन फ्यूल की तरह काम करता है। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में। इस हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, यानी जलाने के लिए। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। जब हाइड्रोजन जलता है तो सिर्फ वाटर वेपर बनाता है, यानी इसको जलाने के बाद ये भाप बन के उड़ जाता है, धुआं नहीं करता, कार्बन एमिशन नहीं करता, इससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। यही वजह है कि इसे ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है। इसको स्टोर करने के लिए हाई प्रेशर टैंक्स बनाए जाते हैं, जिसमें इसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। इस तरह से रिलायंस बिजली बनाकर एक्सपोर्ट भी कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को। रिलायंस अगर बिजली से हाइड्रोजन को फ्यूल बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा तो हम दुनिया को ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, जो अभी दुनिया भर में काफी डिमांड में है, क्योंकि कोयला हर जगह धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और कोयले से पोल्यूशन भी होता है और सोलर और विंड से एनर्जी जनरेट करना हर जगह पॉसिबल नहीं है। कई जगह पर धूप नहीं निकलता कई दिनों तक और कई जगह पर विंड मिल नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर हवाएं नहीं चलती। तो उन देशों को अगर हम ग्रीन फ्यूल बेचें तो यह हमारे लिए काफी फायदे की बात होगी। अंबानी और अडानी को अगर कंपेयर किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी की इस वॉर में तो कुछ इस तरह से किया जाएगा। अडानी का फोकस है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, वही अंबानी का फोकस है ग्रीन फ्यूल प्लस टेक्नोलॉजी प्लस मैन्युफैक्चरिंग। अडानी की स्ट्रेंथ है पावर प्लांट और ट्रांसमिशन लाइन, वही
अंबानी का स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन फ्यूल प्लस स्टोरेज सिस्टम। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी बिजनेस है और रिलायंस टेक्नोलॉजी हैवी। अडानी बिजली बनाएगा और अंबानी एनर्जी को फ्यूल बनाकर बेचेगा, इंडिया और विदेश दोनों जगह पर। 2030 तक इंडिया को लगभग 250 गीगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज की जरूरत होगी, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 1 गीगावाट या उससे भी कम की बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी है। इसीलिए हमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम के बारे में भी सोचना चाहिए। सच बताऊं तो मैं खुद इसी सेक्टर में बिजनेस करना चाहता हूं और मुझे इसके बारे में डिस्कस करना काफी अच्छा भी लगता है। खैर, आप बताएं आप क्या सोचते हैं, क्या रिलायंस इस सेक्टर पर राज करेगा या अडानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और इसी तरह के बिजनेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।